हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी क्लास है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 मनी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिस पर हमने आपके साथ ऑलरेडी 5 पार्ट अभी तक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 5 पार्ट हैं उनमें हमने सबसे पहले जाना था पहले वाले पार्ट के अंदर बार्टर सिस्टम के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है और मनी के जो अलग अलग डेफिनेशन है उन पर डिस्कशन किया था। पार्ट नंबर 3 में हमने देखा था आपके साथ फंक्शंस ऑफ मनी को। पार्ट नंबर 4 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। और पार्ट नंबर 5 जो था आपका, उसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिमांड ऑफ मनी और जो मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का है उसके बारे में। और ये क्लास आखिरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मनी सप्लाई की क्लास है। मनी सप्लाई का टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको याद दिला दें, M1 M2 M3 M4 ये ऐसी कहानी है जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो हम उसको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मनी सप्लाई की तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि M1 M2 M3 M4 ये 4 ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिनका हम यूज करते हैं और बड़ी तकलीफ होती है जब हमें याद नहीं होते हैं, और याद होते हैं तो एग्जाम तक हम भूल जाते हैं क्या M1 में आता है, क्या M2 में आता है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस लेक्चर में और मुझे भरोसा है कि मैं आपको चीजों को स्पष्ट कर पाऊंगा और आप चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें द टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ कंट्री एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर जो भी पब्लिक है उस पब्लिक के द्वारा जो टोटल मनी हेल्ड किया गया है, अगर उस सबका हम टोटल करें तो हो जाएगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ कैश एंड डिपॉजिट। जो आपके पास कैश में है वो और जो आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। सो मनी सप्लाई ऑफ कंट्री हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमी। एक देश के अंदर जो मनी सप्लाई है वो उस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है। इफ देयर इज अ राइज इन द मनी सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, इट विल शो एज अ डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट आपका कम पड़ जाएगा और जो प्राइस होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी क्या होंगे? कम पड़ जाएंगे। इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन द मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी मनी सप्लाई कम पड़ जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए मनी सप्लाई का हमारे देश की इकोनॉमी पे एक बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त इंपैक्ट है। तो इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और इस कंसेप्ट को ठीक से आना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके फीचर्स पे पहले डिस्कशन करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए तो मनी सप्लाई इंक्लूड्स द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन एन इकोनॉमी। कहा गया पब्लिक में जो भी हमारे पब्लिक है, पब्लिक के द्वारा जो पैसा इंक्लूड किया गया है, जो पैसा उनके पास है उसको हम लोग इसके अंदर शामिल करते हैं। पब्लिक का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के हैं उनको हम लोग करते हैं। तो बेसिकली जो आपकी मनी है, मनी की में यहाँ पब्लिक जो मैंने जिक्र किया ना उसमें फर्म और इंडिविजुअल दोनों आ जाएंगे। तो फर्म और इंडिविजुअल के पास जो भी पैसा है उनके पास, चाहे कैश में हो चाहे बैंक में हो, वो मनी सप्लाई का पार्ट है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट होता है जो कि बेसिकली एक क्या होता है, एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में लोगों के पास कितना मनी है ये तो पॉइंट ऑफ टाइम पर निकलता है। और फिर एक बात और इसमें आपको समझना है, मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट इज नोन एज हाई पावर्ड मनी। तो आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिंटेड किया जाता है, इशू किया जाता है, उसे हम हाई पावर मनी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग मुद्दे पर आ गए हैं। मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं। कौन कौन से 4 मेजर होते हैं? एक M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। इवन एक M0 भी होता है। M0 को हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। जो हाई पावर्ड मनी उसे M0 ही कहा जाता है। अब जरा देखिएगा, कहा गया है टिल द 1967 एंड 1968 ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई वाज इशूड बाय द आरबीआई। यानी 1967-68 तक भारत के अंदर जो आपका नैरो मनी था वही सिर्फ इशू किया जाता। सिंस 1977 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैव इवॉल्व्ड इन द इकोनॉमी। तो 4 मेजर M1 M2 M3 M4 को 1997 से क्या किया? इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व किया गया। तो अब ये M1 क्या है पहले इसको जानेंगे।
और फिर हम लोग धीरे धीरे करके चारों जानेंगे और एक हम प्रैक्टिकल सवाल भी लेंगे जिस पर इस चीज को हम क्लियर भी करेंगे। देखिए, द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज कॉल्ड M1। पहला कौन है? M1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा M1 इज आल्सो नोन एज, तो M1 इज आल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। सो इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मनी बिकॉज देयर कैन बी डायरेक्टली यूज टू टेक ट्रांजैक्शन। जो आपके पास कैश होता है, पब्लिक के पास जो कैश होता है वो आता है, और जो पब्लिक का कैश डिपॉजिट होता है बैंकों में वो आता है, इसीलिए इसको हम ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जो पब्लिक के पास कैश होगा बैंक में और जो आपके हाथ में, दोनों चीजें आती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं, करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीनों चीजें इसके अंदर आती है। So all these components can be usually used as a medium of exchange, और तीनों कंपोनेंट को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। तो फटाफट से इसको हमने हाईलाइट भी किया है, एक बार जरा इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पे। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है M1 इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना का M1 में तीन बातें आती हैं, कौन कौन सी? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। तीन चीजें आती है M1 याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे किस पे? M2 पे। इसको अगर आप चाहो तो आगे थोड़ा सा पढ़ भी लो, ठीक से समझ लो, आगे हेल्प करेगा ये आपका। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक का मतलब क्या है कि जो पब्लिक है उस पब्लिक के पास जो कॉइन्स और करेंसीज है, 1 रुपए से लगा के 20 रुपए तक के सिक्के और 10 रुपए से लगा के आपका 500 रुपए तक की जो नोट्स है, आमतौर पर 5 रुपए की भी नोट है, 2 रुपए की भी नोट है, लेकिन ये नोट्स आपको दिखती नहीं। मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि जो भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स और जो भी सिक्के हैं वो सारे सिक्के जो चलन में चल रहे हैं वो सारे आते हैं किसमें? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि ये सारे लोग, जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा है, कि आपके पास पैसा सेव होता है तो आप उसको बैंकों में भी जमा कर देते हैं, तो जितनी भी डिमांड डिपॉजिट आपकी कॉमर्शियल बैंकों में है वो इसके अंदर आ जाएंगी। द अकाउंट होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट कैन इनकैश देम, क्योंकि ये पैसा आप कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका जो है इसका पार्ट है। अदर डिपॉजिट जो होती है, यानी द लास्ट कंपोनेंट ऑफ M1 इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके बिहाफ से पैसा जो होता है गवर्नमेंट डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास, वो चीज भी इसके अंदर शामिल की जाती है। सो द डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर इंडियन गवर्नमेंट विद द आरबीआई आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कंपोनेंट। ध्यान रखना, अगर कॉमर्शियल बैंकों ने और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास पैसा जमा किया है तो वो इसमें नहीं आएगा। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि अदर डिपॉजिट जो है मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। सो इट कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल पार्ट, इसीलिए इसको हम स्मॉल पार्ट ही बोलते हैं, क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, 2 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है ना? ये क्लियर हो गया होगा शायद। अब आते हैं थर्ड पे। M2 का मतलब क्या है? तो M2 जो है बेसिकली सेकंड मेजर है इसका। M2 का मतलब क्या हो गया? इसे हम ब्रॉडर कंसेप्ट भी बोलते हैं। M2 इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू M1। M1 आपका जो है नैरो कंसेप्ट है, M2 ब्रॉडर है। M2 के अंदर क्या क्या आता है? सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, वन कैन नॉट विड्रॉ द सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक थ्रू द चेक। आप चेक से पोस्ट ऑफिस से पेमेंट नहीं निकाल सकते हो। इट कैन नॉट बी इंक्लूड इन द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, इसमें डिमांड डिपॉजिट भी बैंक की नहीं आती है, जो कि आपकी मतलब उसके अंदर, उसके पहले आती है, M1 के अंदर आती थी। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आपका है M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट। इसमें सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट की आती है इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा आप चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद रहेगा, ये आसान है। M1 में आपने जो पढ़ा था उसी में M1 के अंदर ही आपको एक पार्ट ऐड कर देना है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो आपका क्या बन जाएगा? M2 बन जाएगा। क्लियर है ये? M3 पर आ जाओ। M3 का मतलब क्या होता है? थर्ड मेजर आपका M3 है। M3 के अंदर क्या होता है? M3 कंसेप्ट भी जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है M1 के कंपेयर में। तो M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बैंकों के साथ आपकी जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो बेसिकली किसके अंदर आती है? M2 के अंदर आती है।
क्लियर हो गया। M4 में क्या आता है, M4 जो है लास्ट मेजर है, और M4 जो कंसेप्ट है इज ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू M1 एंड M3। M1 M3 के कंपेयर में ये भी कंसेप्ट कैसा है, ब्रॉडर कंसेप्ट है। इट इंक्लूड्स M3 एंड टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बट डज नॉट इंक्लूड NSC। यानी M4 इक्वल्स टू होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसमें हम NSC को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ना। ये एक बार फटाक से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ज्यादातर बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में तो गलत ही करके आते हैं। M1 देखिए, M1 में क्या था, करेंसी एंड पॉइंट्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द RBI, जो अदर डिपॉजिट है विद RBI। तो करेंसी एंड पॉइंट विद द पब्लिक आएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक आएगा, साथ जो आपकी अदर डिपॉजिट होंगी वो आएगा किसके अंदर, M1 के अंदर आएगा। क्लियर है ये। आगे बढ़ो, M2 जानो। M2 के अंदर क्या आता है, M2 के अंदर एक तो M1 आता ही आता है प्लस सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है वो आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा आप चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो M2 इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में क्या आता है, M1 तो इसमें भी आता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये आता है M3 के अंदर। और जो M4 है, M4 की हम बात करें तो M4 के अंदर क्या आता है, M4 के अंदर बेसिकली आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के। क्लियर हो गया ये। चलिए तब क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, उनको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इसमें 4 मेजर्स आपने पढ़े हैं, यानी ऑल द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। तो M1 जो होता है आपका मोस्ट लिक्विड माना जाता है, और M4 जो होता है वो सबसे लीस्ट लिक्विड माना जाता है। पहली चीज ध्यान रखना। M3 को हम लोग एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। M1 और M3 को हम लोग नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट है, बल्कि M3 और M4 जो होगा, M1 M2 जो है नैरो है, और M3 M4 जो है आपका वो ब्रॉडर मनी सप्लाई है। क्लियर है ये। तो ये कुछ जो फैक्ट है वो याद रखिएगा, MCQs में इस तरीके के फैक्ट से सवाल बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, जरा इसको देख लीजिए और इसको हम लोग फटाक से कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए आपके पास एक तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, करेंसी विद पब्लिक है, अदर डिपॉजिट विद RBI है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट भी है। अब आपको इसमें चारों मेजर्स कैलकुलेट करने हैं, चारों निकालने हैं। तो मैंने चारों को यहाँ शामिल करने की कोशिश की है। चारों निकालने हैं, M1 M2 M3 M4। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे M1 का फार्मूला क्या होता है, करेंसी एंड कॉइंस विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो एग्जांपल में अगर आप देखें तो करेंसी एंड कॉइंस है 96,000, डिमांड डिपॉजिट है 70,000 प्लस अदर डिपॉजिट 3600, टोटल करेगा 1,69,600 आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया M2, तो M1 प्लस पोस्ट सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो M1 आपका 1,69,600 है, और पोस्ट सेविंग वाला है आपका 6,287, इनको टोटल कर दीजिएगा, इंटू हो गया। M3 होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो M1 1,69,600 आया था, और 3,05,000 ऐड कर दो इसमें नेट टाइम डिपॉजिट का, 4,74,600 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट आपका बचता है कौन सा, लास्ट जो आपका बचता है वो बचता है M4। तो M4 में क्या आता है, टोटल डिपॉजिट विद द M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो 4,76,600 प्लस 12,500, 4,87,100 आपका आंसर हो गया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए था, बाकी इसका उतना उस तरीके का महत्व नहीं है। आप अगर फार्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के आपको लेक्चर जो है अपकमिंग टाइम में आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।